नमस्कार। भारत के बैंकिंग सेक्टर में इस वक्त एक जबरदस्त हलचल मची हुई है। आज हम बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक और एसआरईआई ग्रुप के बीच चल रहे एक बहुत ही हाई प्रोफाइल फाइनेंशियल झगड़े की, और हम इसकी तह तक जाएंगे। तो इस पूरे विवाद की जड़ में है ये रकम 2434 करोड़ रुपए। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा आरोप है। और यहीं से वो कहानी शुरू होती है जो इंडिया के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की नींव को हिला सकती है। जी हाँ, ये वही रकम है जिसे देश के सबसे बड़े बैंकों में से एक पंजाब नेशनल बैंक ने एसआरआई ग्रुप के पूर्व प्रमोटरों पर लोन फ्रॉड का आरोप लगाते हुए सामने रखा है। और यकीन मानिए, ये एक ऐसा आरोप है जिसकी गूंज कॉरपोरेट की दुनिया में दूर दूर तक सुनाई दे रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये धोखाधड़ी का एक सीधा साधा मामला है, या फिर ये नियमों को कौन कैसे समझता है उसकी एक बहुत ही पेचीदा कॉरपोरेट लड़ाई है। देखिए, जैसा अक्सर होता है, सच्चाई उतनी सीधी नहीं होती जितनी दिखती है। तो चलिए इस मामले की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। इस पूरी खींचतान को समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे चलना होगा। कहानी की शुरुआत होती है अक्टूबर 2021 से, जब आरबीआई ने एसआरआई के बोर्ड को हटा दिया और दिवालियापन की कार्रवाई शुरू कर दी। फिर फरवरी 2023 में नैरेसीएल ने एसआरआई को खरीदने के लिए सबसे बड़ी बोली लगाई। अगस्त 2023 में एनसीएलटी ने भी इस पर मुहर लगा दी। और फिर दिसंबर 2023 में पीएनबी ने एक नई फोरेंसिक ऑडिट के आधार पर आरबीआई को इस कथित धोखाधड़ी की रिपोर्ट दे दी, जिसने, आप कह सकते हैं, इस पूरे मामले में आग में घी डालने का काम किया। तो सबसे पहले चलिए पंजाब नेशनल बैंक की साइट को समझते हैं कि आखिर उनका कहना क्या है। बैंक का जो आरोप है वो कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल तरीकों पर टिका है। इसमें से एक मेन चीज है एवरग्रीनिंग। अब ये क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है किसी ऐसे बोरोवर को नया लोन देना जो अपना पुराना लोन नहीं चुका पा रहा, ताकि वो नए लोन से पुराना लोन चुका दे। इससे क्या होता है? उसकी जो असली आर्थिक तंगी है वो छिप जाती है। पीएनबी के इन आरोपों का बेस है केपीएमजी की एक फोरेंसिक ऑडिट, मतलब खातों की बहुत ही गहरी छानबीन। और इस ऑडिट ने कई हैरान करने वाली बातें सामने रखी, जैसे डिफॉल्ट्स को छिपाने के लिए एवरग्रीनिंग के सबूत मिले। ये भी पता चला कि प्रमोटरों से जुड़ी कंपनियों को लोन दिए गए, और तो और इन कंपनियों को कम ब्याज दरों पर लोन दिए गए, जिससे बैंक को सीधा सीधा नुकसान हुआ। और हाँ, पीएनबी इस लड़ाई में अकेला नहीं है। जैसा कि हम देख सकते हैं, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन सब बड़े बैंकों ने भी एसआरई के खातों को लेकर कुछ इसी तरह के सवाल उठाए हैं। और यही बात इस मामले को और भी ज्यादा सीरियस बना देती है। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। चलिए समझते हैं कि एसआरई के पूर्व प्रमोटरों का अपने बचाव में क्या कहना है। हेमंत कनोरिया, जो एसआरईआई के प्रमोटर रहे हैं, उन्होंने और उनकी टीम ने इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका तर्क है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है वही गलत है। उनका मानना है कि किसी को फ्रॉड कहने का हक सिर्फ और सिर्फ अदालत को होना चाहिए, ताकि बैंक या ऑडिटर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल न कर सके। उनका जो पूरा डिफेंस है वो एक बहुत जरूरी कानूनी सिद्धांत पर टिका है, जिसे कहते हैं सब जुडिस। इसका मतलब होता है कि कोई मामला अगर पहले से ही कोर्ट में चल रहा है तो उस पर कहीं और कोई फैसला नहीं सुनाया जाना चाहिए। तो देखिए, पूरा मामला आकर एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर अटक गया है। सवाल ये है कि भाई, फ्रॉड डिक्लेयर करने का हक है किसके पास? पीएनबी कह रहा है कि ऑडिट में साफ साफ दिख रहा है कि ये जानबूझकर किया गया डिफॉल्ट है, और आरबीआई के नियम हमें ऐसा करने को कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एसआरआई प्रमोटर्स का कहना है कि अरे भाई, सिर्फ एक ऑडिट रिपोर्ट के बेस पर आप किसी की पूरी रेपुटेशन खत्म नहीं कर सकते। ये फैसला तो सिर्फ कोर्ट ही ले सकता है और कोई नहीं। वो अपने बचाव में कुछ और मजबूत तर्क भी देते हैं। उनका कहना है कि ये ऑडिट उनसे बिना पूछे, बिना उनकी बात सुने की गई, जो कि नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। मतलब हर किसी को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। वो ये भी दावा करते हैं कि उनके नॉर्मल बिजनेस डील्स को गलत तरीके से समझा गया है, और एसआरईआई एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी थी, कोई फैमिली बिजनेस नहीं। अब देखिए, ये मामला सिर्फ एक बैंक और एक कंपनी का नहीं रह गया है। ये असल में हमारे देश के फाइनेंशियल सिस्टम में जो एक बड़ा तनाव चल रहा है उसे सामने लाता है। ये एक तरह से तीन तरफा खींचतान है। एक तरफ है बैंक, जिन्हें जनता का पैसा बचाने के लिए फ्रॉड रिपोर्ट करना जरूरी है। दूसरी तरफ है बिजनेसमैन,
जो कहते हैं कि कोर्ट के फैसले से पहले उन पर इतना बड़ा ठप्पा मत लगाओ। और बीच में है आरबीआई, जिसे दोनों के बीच एक बैलेंस बनाना है, सख्त नियम भी बनाने हैं और ये भी देखना है कि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। तो सवाल ये है कि अब आगे क्या? इस बड़े फाइनेंशियल विवाद का भविष्य क्या है? इस केस का नतीजा जो भी हो, वो आने वाले समय के लिए एक मिसाल बनेगा। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आखिरकार धोखाधड़ी पर आखिरी फैसला सुनाने का हक किसे है, ऑडिटर्स को, बैंकों को या फिर अदालतों को? इस सवाल का जवाब ही भारत के फाइनेंशियल फ्यूचर की दिशा तय करेगा। जाते जाते एक जरूरी बात, ये जो पूरी बातचीत है, ये सिर्फ जानकारी और पढ़ाई के मकसद से है। इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल सलाह बिल्कुल ना समझें। कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर करें। अगर आपको इस मुश्किल विषय को समझने में थोड़ी भी मदद मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों का सपोर्ट ही हमें हिम्मत देता है कि हम ऐसे और भी एनालिसिस आपके लिए लाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।